हेलो लिसनर, आज मैं आपके सामने क्लास 9 की मॉडल प्रश्न प्रारूप लेकर आया हूँ जो 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको 8वां 9वां या 10वां से संबंधित और भी वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हमारा जो 2021 के लिए 50 क्वेश्चन दिए गए हैं MCQ में। पहला प्रश्न हमारा है कि त्वरण का SI मात्रक है। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज। तो पहला दिया है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका त्वरण को ए कहते हैं। ए का SI यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका आंसर सी हुआ। दूसरा प्रश्न है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, या वेग में परिवर्तन की दर क्या है। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर v माइनस यू बाई टी। तीसरा जो प्रश्न है हमारा, एक कार 2 घंटे में 100 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, इट्स एवरेज स्पीड इज। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल है। तो 2 घंटे से हम 100 को भाग देंगे तो 50 आएगी, इसलिए इसका आंसर जो है बी होगी। चौथा प्रश्न हमारा है 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। तो एम हमारा 2 kg दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल निकालना तो एफ बराबर एम ए होता है। तो 2 × 5 = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब 10 न्यूटन। इसका आंसर हमारा बी होगा। 5वां सवाल है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ कोई पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 30 kg है तो चांद पर उसका 6 गुना कम हो जाएगा। या यहाँ कोई वस्तु का वज़न 60 kg है तो चांद पर हम ले जाएंगे तो केवल 10 kg ही रह जाएगा, क्योंकि 1/6 ग्रेविटी पृथ्वी का 1/6 ही वहाँ पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हुआ। छठा हमारा प्रश्न है धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है। क्योंकि धनुष जो है निर्जीव वस्तु है और निर्जीव वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है गतिज ऊर्जा 12 mv²। तो भी अगर दोगुना कर देंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा v² 4 गुना हो जाएगी। तो इसका आंसर सी हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां जो प्रश्न है इसमें तरंग दैर्ध्य भी इसमें इनमें से तरंग वेग वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तरंग वेग न्यू, तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति एन के बीच सही संबंध क्या है। तो न्यू बराबर एन लैम्डा, भी बराबर न्यू बराबर एन बाय लैम्डा, एन बराबर भी लैम्डा न्यू लैम्डा, या लैम्डा बराबर न्यू लैम्डा। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है जो उसको हम किलोवाट घंटा कहते हैं, और किलोवाट घंटा ही यूनिट बनता है, इसलिए इसका आंसर हो गया किलोवाट आवर, बी।
अगला जो सवाल हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक, तो जी जो कैपिटल जी होता है उसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। तो विस्थापन 0 है तो वर्क भी 0 होगा, इसलिए इसका आंसर हमारा 0 हो गया ए। किस निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। तो रेलगाड़ी में होगी, क्योंकि वजन अधिक है तो इसको हम रुक जाने पर इसको गतिशील करने में बहुत बल की आवश्यकता होती है द्रव्यमान की वजह से। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं द्रव्यमान अर्थात m, वेग को हम v कहते हैं। तो p बराबर एम भी होता है, तो p इक्वल टू मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब संवेग, तो इसका आंसर ए हो गया। अगला जो हमारा प्रश्न है, ध्वनि तरंगें होती है, तो ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। क्योंकि ट्रांसवर्स वे भी होती है जो हम ध्वनि बात करते जो सुनते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों की श्रव्यता परास क्या है, अर्थात हम कितना ऑडिबल रेंज की आवाज़ों को सुन सकते हैं। तो हमारे सुनने की क्षमता जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही होती है, उससे ज़्यादा हम आवाज़ हम सुन नहीं सकते हैं। अगला सवाल है, स्टील का जहाज़ पानी पर नहीं डूबता है लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाता है, इसका कारण। तो उत्प्लावन बल है, बायोन्सी फोर्स, वही बी नंबर हो गया इसका आंसर। अगला हमारा प्रश्न जो है, संवेग में संवेग परिवर्तन की दर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है आरोपित बल के। अर्थात न्यूटन का जो दूसरा गति का नियम है उसमें बताया गया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। इस प्रकार संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती हुआ आरोपित बल के। अगला प्रश्न हमारा है, तत्व का एक उदाहरण है, वायु, पानी, नमक और ऑक्सीजन। तो वायु मिश्रण है, पानी यौगिक है, नमक भी आपका मिश्रण है जो समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो ऑक्सीजन इस प्रकार हमारा ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तत्व। 1 मोल बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल कण होता है। इसको हम एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी जो हो गया 2 और 6, दूसरा बी नंबर जो, तो 2, 6 उसका ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला सवाल है 21वां, प्रतीक 6C12 से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो 6C12 जो है द्रव्यमान संख्या, नीचे जो होता है परमाणु संख्या होता है और ऊपर में होता है द्रव्यमान संख्या। तो ऊपर में द्रव्यमान संख्या है 12, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो गया। अब आते हैं 22वां सवाल, तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो हम जानते हैं कि n बराबर a माइनस Z होता है। n मतलब न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल माइनस एटॉमिक मास, तो इसका आंसर जो है सी हो गया। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अणु जो होता है अधिकतम ऊर्जा गैस में होती है, क्योंकि गैस के द्वारा ही हम
खाना पकाते हैं या और चीज़ करती है तो गैसों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा आती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.13 केल्विन। तो 10 है तो 273 में 10 जोड़ेंगे तो 283। इसका आंसर बी हुआ। निम्न में से कौन मिश्रण है? तो मिश्रण हमारा वायु मिश्रण है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न जो है 26वां नंबर Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, 2 8 7 निकालते हैं तो 7 इसका बाहरी कक्षा में जो होता है वो वही संयोजकता होती है, लेकिन माइनस दिया हुआ एक तो 7 और 1 माइनस में रहता है तो जुटता है, प्लस होती है तो घटता है। तो -1 है आयन, तो 7 और 1 8। इस प्रकार इसका जो आंसर हुआ हमारा बी हुआ 8। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कण का प्रयोग जो हुआ था एक्सपेरिमेंट, उसके द्वारा परमाणु के नाभिक जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की गई थी। अब हम इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 0.5 मोल H2O द्रव्यमान होगा। तो 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो H2O का द्रव्यमान होता है 18। तो 18 1 मोल बराबर 18 ग्राम, इसलिए 0.5 मोल बराबर 9.0 ग्राम, अर्थात इसका आंसर हमारा 9 ग्राम होगा बी। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? सूती कपड़ा, क्योंकि सूती जो होता है सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है, इसलिए हमको गर्मी का अनुभव कम होता है। अगला सवाल जो है निम्नलिखित में से विलयन की पहचान करें। तो समुद्री जल हमारा विलयन है। कैनाल किरणें किसका पुंज है? तो कैनाल किरण को हम 3 नाम से जानते हैं। कैनाल किरण को हम धन किरण कहते हैं, कैनाल किरणें को हम धन किरण भी कहते हैं, एनोड किरणें भी कहते हैं या प्रोटॉन कहते हैं। ये इस प्रकार कैनाल किरणें प्रोटॉन हो, एनोड हो या कैनाल किरणें हो, ये इस नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर ए हो गया प्रोटॉन। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो 18 और 17 को जोड़ देंगे तो ये 35 हमारा द्रव्यमान संख्या हो गया। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इस प्रकार 2 8 1, इसका डी नंबर हो गया आंसर। 1.8 H2O में 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। तो H2O का जब हम अणु बाहर निकालते हैं तो 18 ग्राम निकलता है। 18 ग्राम बराबर 6.022। इस प्रकार जब हम निकालते हैं तो हमारा लास्ट में कटने के बाद 6.022 इंटू 10⁻22 निकलता है अणुओं की संख्या। अगला सवाल जो है आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो आत्महत्या का थैला लाइसोसोम होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी मृत कोशिकाएं होती हैं या विकृत कोशिकाएं होती हैं, लाइसोसोम ही उसको अपघटित करता है, उसके लिए प्राणघातक सिद्ध होता है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। मनुष्य का शरीर का जो कोशिका का पावर हाउस है, तो उस कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में ही सारी ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है और यहीं से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स एक निर्जीव कोशिका है जो जाइलम में पाए जाते हैं, जाइलम में, और ये पादपों में होते हैं। ये मलेरिया का रोग वाहक है। मलेरिया
का वेक्टर जो होता है मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। इसका जो परजीवी जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसका आंसर बी हमारा हो गया। ओजोन गैस पाई जाती है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या वायुमंडल में। तो ओजोन गैस हमारा समताप मंडल में पाई जाती है, क्योंकि ओजोन गैस की ये परत होती है। अगला प्रश्न हमारा, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ, पौधे जो जमीन से अवशोषित करते हैं वो जैव रसायन है। उसको बायोकेमिकल्स कहते हैं। जीव जंतुओं के सड़ी गला चीज़ों से ही ह्यूमस बनता है और वही बायोकेमिकल्स कहलाता है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? हाँ, ज़मीन में या सॉइल में बहुत कम मात्रा में जस्ता पाया जाता है, इसलिए ये सूक्ष्म पोषक तत्व हमारा जस्ता ही है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और कोशिका गति कर पोषण पाए उसमें सभी में समान होती है। पादप और जंतु में पोषण होती है, वृद्धि होती है, श्वसन संबंधी क्रिया होती है, लेकिन पादप स्थिर होते हैं और जंतु गतिशील होते हैं। इसलिए इसका प्रमुख अंतर जो हो गया गति संबंधी हो गया। मेढक एक उभयचर प्राणी, क्योंकि यह पानी और स्थल दोनों जगह पे पाया जाता है। एक विश्वव्यापी बीमारी हमारा एड्स है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में पाया जा रहा है। एक संक्रामक रोग, इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी क्या है? तो इन्फेक्शन के द्वारा या हवा के द्वारा फैलने वाला बीमारी जो है हैजा है। ओजोन क्या है? तो ओजोन हमारा एक गैस है, क्योंकि O3 ऑक्सीजन का समस्थानिक होता है। ईडीबी एक धूमक है, या इसका इस्तेमाल छिड़काव के लिए किया जाता है पौधों पर। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो वार्षिक वलय साल भर में पेड़ों के चारों ओर जो एक वलय बनता है वो दृढ़ ऊतक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78% है, यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में। अगला जो प्रश्न है हमारा, तो पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है बाहर में। इसका उत्तर हमारा डी हो गया। इस प्रकार हम सभी प्रश्नों का समाधान हम लोगों ने अभी किया।